हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं और जिनकी एज 25 साल तक है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि एसएससी ने सीपीओ एसआई की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। तो ये इनका नोटिफिकेशन है पूरा, जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये है 2023 का। ठीक है, 22 तारीख से लेकर 15 तक ये आपका डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। 15/8 को क्या है, जो रिसिप्ट वगैरह है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, उसका डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन वगैरह जो होती है, गलती होती है किसी की, वो 16/8 से 17/8 है, एक दिन मतलब 2 दिन। और फिर पेपर कब है, अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में। यानी कि आज महीना चल रहा है 7वां, खत्म हो गया, मतलब 8, 9, 10, मतलब 2-2.5 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। और 2-2.5 महीने अगर आपको सच में मन लगा के तैयारी करेंगे तो बिल्कुल इनफ है एसएससी सीपीओ के लिए। और बहुत अच्छी जॉब है, सीधे दिल्ली पुलिस में 2 स्टार व्यक्ति को मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रमोशन होता रहता है। अगर इंसान रिटायर भी होगा अपनी 60 साल की नौकरी करने के बाद, तो एसीपी तक वो पहुंच जाता है, मतलब उसका प्रमोशन एसीपी तक हो जाता है। ठीक है, और एसएचओ रहते हुए वो जॉब कर सकता है कंटिन्यू, मतलब अपना काम वो करता रहता है। उसके बाद रिटायर जो होती है, एक रैंक बढ़ा के मिलती है, तो एसीपी तक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एसआई पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो पुलिस का विभाग है वो एसआई पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया जॉब है। और दिल्ली पुलिस की इसलिए बढ़िया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। क्योंकि पूरी दिल्ली का जो विभाग है पुलिस का, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, और गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। इसलिए जो सैलरी बनती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती है, जो सारे नियम कानून होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, आगे करते हैं स्टार्ट। तो ये डिपार्टमेंटल जॉब उसके लेवल है। सब इंस्पेक्टर का जीडी जो सीएपीएफ है, इनसे कोई सैलरी यहां से आते हैं 35,400 से लेके 1,12,000। ठीक है, ये पे स्केल है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो ये भी इनकी पे स्केल ही है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि कितनी कितनी भर्तियां निकली। ये सारी भर्तियां निकली हुई है, ये तो खुद इंसान देख सकता है अपनी, कोई ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 17 ये भर्तियां और 1714 प्लस 171 5,881 1,885 भर्तियां निकली हुई हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि रिजर्वेशन की जो क्या क्या है, वो मतलब किस चीज का डिमांड है, रिजर्वेशन में क्या क्या पद्धतियां हैं, किसको कितनी छूट मिलती है। मैं आपको इंडिविजुअली बता दूं अलग से, तो यहाँ पे स्पेसिफाई मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि रिजर्वेशन की क्या क्या कंडीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 25 तारीख होनी चाहिए। वो एज कब तक, वो अपने हिसाब से देते हैं। एक जब फॉर्म भरते हो तो उस तारीख पे आप 25 साल के नहीं होने चाहिए, तो आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, वो 28 साल तक इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है एससी और एसटी, उनको 30 साल तक इस जॉब करने का अवसर प्राप्त होता है। जनरल के लिए 25, ओबीसी के लिए 28 और एससी एसटी के लिए 30 साल, मतलब 5 साल का गैप है यहाँ पे और 3 साल का गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये अंतर है इतना। पर यहाँ पे जाती होती है जनरल वालों के साथ, क्योंकि जैसे कि देखो मान लेते हैं आरक्षण आप दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को आप सबको आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपने मार्क्स में आरक्षण दे दिए। मार्क्स में जैसे कि मान लो जनरल वाले को, अगर ये पेपर एक रफली लेते हैं 200 नंबर का है, 200 नंबर का है, अगर जनरल वाले को 150 नंबर लाने होंगे, ठीक, तो ओबीसी वाले को लगभग 135 से 140 लाने होंगे, 135 से 140 नंबर लाने होंगे। ठीक, और एससी और एसटी को ये नंबर लाने होंगे 105 से लेके 115 तक, जो भी मेरिट, ये मेरिट के हिसाब से मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। यहाँ पे जाति क्या होती है, एक तो यहाँ नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ आप कह सकते हैं कि आपके साथ मतभेद हुआ है तो आपको ये आरक्षण मिलता है, आपको इतनी सुविधा मिलती है, ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद इनको 5 साल की जो डेट, ये 25 साल तक की जॉब दे काम कर, मतलब फॉर्म भर सकते हैं, ये 28 साल तक ही भर सकते हैं, ये 30 साल तक भरते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय होता है, 25 साल तक भरना और उसके 30 साल 5 साल का गैप बहुत मार जाता है इंसान को, जनरल कैटेगरी वाले को। आप बाकायदा कोई बात नहीं, आप आरक्षण दे रहे हैं, एक तो फॉर्म भरने में आरक्षण दे रहे हैं, उसकी फीस में दे रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद आप मार्क्स में आरक्षण दे रहे हैं, फिर डेट में दे रहे हैं, एज में दे रहे हैं, तो एज इनकी भी बढ़नी चाहिए, इनकी एज भी बढ़नी चाहिए, या फिर सबकी एज बराबर होनी चाहिए। मार्क्स में दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरिट बना रहे हो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, पर अब एज में तो बराबर लाओ, बराबर एज के इंसान पेपर देंगे, ठीक है। मेजोरिटी 25 साल में और 30 साल में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे घोर अन्याय है जनरल वालों के साथ, जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी SC/ST 5 साल की रिलैक्सेशन है, और ये 3 साल की रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन है। आगे रिलैक्सेशन देखते हैं क्या है। जो विडोज हैं, विधवा हैं, डिवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, जो अलग हुई है अपने हस्बैंड से, वो आर नॉट रिमैरिड, जिन्हें शादी दोबारा नहीं की, 35 साल तक दे सकती हैं। उसके बाद जो SC/ST की महिलाएं हैं इसी विभाग में, जो जिन्होंने के साथ जनरल वालों के साथ ऐसा हुआ है, SC/ST के साथ ऐसा हुआ है, तो 40 साल तक इसको पेपर को दे सकती हैं, ठीक है। ये अंतर है। उसका डिपार्टमेंटल भर्तियां भी होती हैं, उनको 30 साल तक है, 33 साल तक है, 35 साल तक है, ये सारा आरक्षण, ठीक। आगे जाते हैं, उसके बाद अब क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी फिजिकल होनी चाहिए, वो किस क्या क्या चीज है वो अभी देख लेते हैं। इसमें लिखा होता है आगे, वो मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी गलती हुई है फॉर्म भरने में तो करेक्शन के लिए अलग उसका चार्जेस है, ठीक है। इनका रीजनल ऑफिस वगैरह उसकी डिटेल दी हुई है पूरी। हाँ ये है, ठीक। उसके बाद क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं सबके लिए फॉर ऑल पोस्ट्स, जो सारी पोस्ट है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हैं। चेस्ट के बारे में दिया, हाइट दी हुई है, ठीक है। चेस्ट इन, अब यहाँ पे भी आरक्षण लागू होता है, एक्सपेंडेड अनरिस्ट्रिक्टेड, वो 25 साल और 30 साल में होना चाहिए, बाकी हर जगह आरक्षण तो कोई समस्या नहीं, बस एज में दोनों को बराबर रखना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एज नंबर्स 1 and 2 जो है 170 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द हिल एरियाज, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, कोरगा, जोगरास, कर्नाटक, कश्मीर, वैली, लेह एंड लद्दाख स्टेट एंड सिक्किम। ये 165 इनकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चेस्ट एक्सपेंड अनएक्सपेंड मतलब बिना फुलाए और ये फुला के, ये 80 होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर से सारा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, ST जो कैंडिडेट है उनकी 162.5, ये हाइट का अंतर हो गया, ये चेस्ट का हो गया, यहाँ पे दोनों पे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट इनका चेस्ट का नहीं होता, इनका हाइट का 157, जनरल वालों के लिए, हिली रेस वालों के लिए 135, 155, और 100 जो ST है उनके लिए 154, ये हाइट का है। जनरल वालों के लिए मेल है उनके लिए कितना चाहिए, 170 हाइट होनी चाहिए। 165 हिल एरियाज जो है गढ़वाल, कुमाऊं, इन सब रीजन के, 162 जो ST के हैं, ठीक। 170, 165, 162.5, ये मेल के लिए हो गया, ठीक है। अब फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 157, 155, 154, 157 हो गया, 155, 154, ये फीमेल के लिए हो गया, ठीक है। फीमेल ये हाइट का हो गया, ठीक। अब फॉर मेल कैंडिडेट्स ये इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, पैट जिसे बोलते हैं, वो कैसे होगा, मतलब 100 मीटर रेस है 16 सेकंड में आपकी 100 मीटर रेस होनी चाहिए, 1.6 किलोमीटर रेस है 6.5 मीटर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की 3 चांस मिलेंगे इसके लिए, अगर एक बार में नहीं कर पाते तो 2 और चांस मिलेंगे, तीसरी चांस तक होना चाहिए वरना भारा हो। हाई जंप 1.2 मीटर होनी चाहिए। शॉर्ट पुट जो 16 IBS का होता है, इसका जो वेट है ये 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, इतना आपको शॉर्ट पुट जाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स 100 मीटर जो है 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप इतनी, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, सब कुछ चांस 3 मिलेंगे इनमें, जो फेंकने वाली चीजें लॉन्ग जंप करने के लिए और हाई जंप के लिए और शॉर्ट पुट के लिए 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। उसका जो जिन्होंने NCC कर रखी होती है ना, उनके लिए भी एक प्रावधान है इसमें, उसको मैं आपको बताता हूं। और ये रहा ट्रेनिंग के टाइम पे, ये रहा फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर वुड एज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग करिकुलम हैव टू पास 7 ऑब्स्टेकल्स इवन एज मेंशन बिलो, फेलिंग विच दे मे नॉट बी रिटेन इन द फोर्स। अगर फेल करते हैं तो उनको फोर्स में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, ठीक है। पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सारी चीजें
इनमें अगर नहीं करते और टैटूज का प्रावधान भी है। लोग कहते हैं कि टैटू होने पर जॉब नहीं मिलती, ऐसा पूरा सच नहीं है। टैटूज जो है ना वो कहीं कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह है और कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज के टैटूज मान्य है। जैसे कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल्स और फिगर्स, जैसे कि इंडियन आर्मी का हो गया, ये मान लिया जाएगा। नेम कुछ कुछ लोग होते हैं इनको अपने रिलीजन, होम वगैरह से लिखवाते हैं। और जो राइट हैंड होता है, सेलेब्रिंग हैंड जो होता है, उसमें आपका टैटू नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड हो सकता है दिखे ना, क्योंकि सेलेब्रिंग हैंड ये होता है, इसलिए इसमें टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है। लोकेशन, टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑन द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, वो इनर एस्पेक्ट अंदर की तरफ, बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म, लेफ्ट वाले में चलेगा। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब, तो इसमें सैल्यूट ना होगा। ठीक है। साइज क्या हो सकता है, 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट, जो पार्ट है उसका 1/4, ठीक है, साइज हो सकता है। ये इसका टैटू का पूरा हिसाब किताब था। ठीक है। इसको वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनकी एज 25 साल है जनरल कैटेगरी में, बाकी का तो सबको पता ही है अपना अपना। ओके, जो जॉब मिलेगी तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सबसे ऊपर जो मिलेगा दिल्ली पुलिस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर सब हैं। ठीक है। सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो इंडो तिब्बत के बॉर्डर पर लगते हैं, और सशस्त्र सीमा बल। ठीक है। ये 4 1 5 सब इंस्पेक्टर थे 5 जगह पे। ठीक है। 1885 इतनी वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अच्छी वैकेंसी है। मिनिमम 5 मार्क्स इन पेपर 1 पेपर 2 विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स एप्लीकेबल टू एनसीसी। जो एनसीसी वाले होते हैं उनको क्या होता है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए मिनिमम मार्क्स इतने लाने लाने आपको 30%, ओबीसी और डब्ल्यूएस 25%, ऑल कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज होता है 20% पेपर के लिए। तब आपका पेपर चेक होगा आगे। जिन्होंने एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है उनके लिए भी एक छूट है, मैं वैसे बताता हूँ, मुझे याद है वो। ठीक है। जैसे कि खाली देखते हैं, वहां पे ये एनसीसी में क्या होता है, 3 सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है। सबसे ऊंचा ग्रेड कौन सा था, सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। ठीक है। ये एनसीसी का सर्टिफिकेट ग्रेड है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मार्क्स की छूट मिलती है। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इस मार्क्स छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स की छूट मिलेगी टोटल में से, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स की छूट मिलेगी, यहाँ पे 4 मार्क्स की छूट मिलेगी। यही अंतर है एनसीसी का सर्टिफिकेट होने पे, बाकी ऐसा कोई और कुछ नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट पे ये आपको रियायतें मिलेंगी। मैं फिर इस बात को वीडियो कंक्लूड करता हूँ और अच्छे नोट पे करता हूँ। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब एक गर्मामयी पोस्ट है। ठीक है। जब 2 स्टार लगते हैं वर्दी में तो अलग थोड़ी निखर के आती है और वाह बात है। जॉब कांस्टेबल की बढ़िया, अगर पहले ले ली गई तो फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होता है, एग्जाम भी दे सकते हो, उनको अलग फेवर है। पर आपको डायरेक्ट अगर आप एसआई बनते हैं, अगर आप डायरेक्ट एसआई बनते हैं तो आप जब आपकी जॉब हटेगी, जब आप क्या नाम है सर्विस आपकी पूरी हो जाएगी या आपकी रिटायरमेंट होगी, तो आप एसीपी से बनकर रिटायर होते हैं। और अगर आप जैसे यूपी में है कहीं और है तो डीएसपी बनते हैं, यहाँ पे एसीपी वहां डीएसपी होता है। ठीक है। और उसके बाद पे ग्रेड बहुत अच्छा है। आपको क्या नाम है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो गृह मंत्रालय सीधा इनका पॉइंट होता है और गृह मंत्रालय ही देखती है सारा वेतन भत्ता छुट्टी वगैरह सब कुछ गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। ठीक। उसके बाद ये आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब इसकी पावर बहुत बढ़िया। अगर किसी का केस आता है उसके पास और उसने जो एफआईआर बनाई है हल्की या भारी, ये डिपेंड उसकी एफआईआर बहुत ज्यादा करता है, चार्जशीट कैसे बनाता है। और इस पर 90% उस बंदे की, उस इंसान की जिंदगी 60 से 70% उस चार्जशीट पर डिपेंड करती है। बाकी सारा जो मुकदमा कोर्ट में चलता है 30% उस पर डिपेंड करता है। तो इतनी पावरफुल पोस्ट है और इतनी बढ़िया पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। अगर आप समाज में जाके न्याय करना चाहते हैं तो आपको बहुत दायित्व वाली पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। मेरे हिसाब से जिन लोगों की उम्र 25 साल है, अभी 2.5 महीने है, जी तोड़ मेहनत करके लग जाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग तैयारी करें, सबको ऐसा तो हो नहीं सकता, जितने लोग हैं जितनी वैकेंसी उनके होगा, पर जी तोड़ मेहनत करिए। बाद में आपको ये ना लगे कि काश में मेहनत कर लेता तो मेरा हो जाता। ठीक है। अगर आपकी एज 25 साल अभी लास्ट अटेम्प्ट है, तब भी जी तोड़ मेहनत करके अटेम्प्ट को दीजिए, कुछ ही मत सोचिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ठीक ठाक हैं, हाइट वगैरह सब कुछ जो कंडीशंस हैं उनको मैच करते हैं, तो आप तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल इतना पेपर हार्ड नहीं आता, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, पढ़ाई चालू करिए, बहुत अच्छा पेपर निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और यहीं रोकते हैं इसको। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।